दोस्तों ये थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन इन रियलिटी ये पेन हम आप में से बहुत सारे लोगों का है। रिसेंटली आपने या फिर आपकी फैमिली के किसी मेंबर ने कुछ दिन पहले ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किया होगा। साल भर डिडक्ट हुए अपने टैक्सेस का हिसाब जब हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में करते हैं तो ये बात हमारे मन में जरूर आती है कि आखिर हमें इतने टैक्सेस क्यों पे करने पड़ रहे हैं। क्या टैक्स पे करना कोई पनिशमेंट है या गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए हमें स्लेव बना लिया है? और अगर इंडिया में टैक्स देना एक सजा है तो आखिर हम ये सजा क्यों पाएं? दोस्तों टैक्स कोई मॉडर्न वर्ल्ड की परिकल्पना नहीं बल्कि एक पुरानी व्यवस्था है जिसका रेफरेंस हमें मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिल जाता है। देखा जाए तो टैक्स हमेशा से गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम रहा है, फिर चाहे वो मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो या फिर एरिस्टोक्रेसी। हम कालिदास के रघुवंशम में भी टैक्स के रेफरेंस को देख सकते हैं जिसमें ये मेंशन है कि जिस तरीके से सूरज धरती से पानी लेकर बदले में हमें बहुत कुछ देता है, ठीक उसी तरीके से राजा अपनी प्रजा से कर लेकर उनको बहुत कुछ वापस कर देता है। दोस्तों ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि टैक्सेस टाइम और प्लेस के साथ बदलते रहे लेकिन उसका नेचर आज भी वैसा ही है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम टैक्सेस को उनके नेचर के अकॉर्डिंग दो रूपों में क्लासिफाई करते हैं जिनमें पहला है प्रोग्रेसिव और दूसरा है रिग्रेसिव। देखा जाए तो बाकी दुनिया की तरह इंडिया का टैक्स सिस्टम भी प्रोग्रेसिव है और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज्यादा कमाओगे तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं जो अमीर और गरीब में बिना कोई फर्क किए ही दोनों से बराबर टैक्सेस लेता है, जिसे हम जीएसटी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो हर एक पर्सन के लिए इक्वल है अगर आप सेम प्रोडक्ट लेते हो तो। दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली लेती है। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। ऐसे टैक्सेस नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं यानी कि जो अर्न करेगा उसे उतना ही पे करना होगा और गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू में इनका कंट्रीब्यूशन 51.5% है। दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले बहुत सारे थे जिसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लाकर सभी टैक्सेस को एक में सबस्यूम कर लिया है, लेकिन जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। देखा जाए तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 48.5% है, यानी कि लगभग आधा रेवेन्यू गवर्नमेंट को रिग्रेसिव टैक्सेस के थ्रू मिल रहा है। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके से कम इनकम वाले इंसान के ऊपर भी हाई बर्डन डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बाइक लेते हैं तो आपको 18% का जीएसटी भरना होता है। हो सकता है ये बाइक आपके लिए शौक हो लेकिन एक डिलीवरी बॉय के लिए जरूरत है, फिर भी उसे 18% का ही टैक्स देना होगा। ऐसे टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं और हर एक रुपए जो गवर्नमेंट अर्न करती है उसमें जीएसटी का कंट्रीब्यूशन 17 पैसा है और वहीं पर इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन हर एक रुपए के लिए 15 पैसा है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को देखें और इंडिया का कंपैरिजन यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री से करें तो जहां इंडिया का हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 25% है, वहीं यूएसए में ये 37% और जापान में 47% तक है। यहाँ तक कि कम डेवलप्ड वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन आइवरी कोस्ट में भी टैक्स स्लैब 60% का है, लेकिन फिर भी इन कंट्रीज में लोग खुशी खुशी टैक्स देने को तैयार हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, भारत से जो भी लोग इन कंट्रीज में माइग्रेट होते हैं उन्हें भी यहाँ पर इतने हाई टैक्सेस पे करने में कोई भी शिकायत नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में टैक्स पेयर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं और हेल्थ और एजुकेशन जैसी सर्विसेज वर्चुअली फ्री होती हैं। वहीं भारत में इस तरह के कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं है। यही वजह है कि यहाँ टैक्स पेयर्स को टैक्स पे करना वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि उनके मुताबिक टैक्सेस के बदले उन्हें गवर्नमेंट कोई खास सर्विस नहीं दे रही है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या इंडियंस को टैक्स नहीं पे करना चाहिए? आइए इसे बड़े कैनवास पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया में दरअसल सब्सिडी कल्चर है जहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें सस्ते कीमत पर मिल जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ऑयल। दोस्तों इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है जो अंडर प्रिविलेज्ड और डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए होती है। देखा जाए तो गवर्नमेंट का मेजर चंक ऑफ एक्सपेंस सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को चलाने में यूज होता है। फिर भी सर्विसेज उतनी अप टू द मार्क नहीं है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसी दिशा में अग्रसर है। गवर्नमेंट का एक्सपेंस डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देने में भी जाता है। ये सारी चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश को स्मूथली रन करने में हेल्प करती है। साथ ही हमारा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह टैक्स पे करना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हर चीज पे टैक्स लगता है और हमारी आमदनी उतनी नहीं है। एक डेटा के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर्स के ब्रैकेट में 2.5 लाख पर एनम से कम कमाने वाले लोग 57% हैं और 50 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों में सिर्फ 1% लोग ही आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1.7 करोड़ इंडियंस टैक्स पे करते हैं, जो कि देश की पॉपुलेशन का 1% है और ये यूथ पॉपुलेशन का 1.6% है।
दोस्तों ये हम डायरेक्ट टैक्स देने वालों की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लिए एक मेजर चंक ऑफ इनकम होती है। साथ ही 60% ऑफ टैक्स कलेक्शन सिर्फ 3 राज्यों यानी कि दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका से होती है। डेटा के मुताबिक सिर्फ 3 इंडियंस ही 100 करोड़ से ऊपर टैक्स पे करते हैं और 85% टैक्स पेयर्स 1.5 लाख से कम का टैक्स पे करते हैं। ऐसे में टैक्सेस का मेजर बर्डन सैलरीड क्लास पर ही आता है और वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड क्लास बन जाती है। दोस्तों क्यों टैक्स इनके लिए पनिशमेंट बन गया है, आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब टैक्स पे करने की बात आती है तो सैलरीड क्लास सबसे डिसएडवांटेज्ड क्लास माना जाता है। उनके पास सैलरी पहुंचने से पहले ही इनकम टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है और उन्हें बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन से वंचित रखा जाता है। कहा जाता है कि सैलरीड क्लास वो दुधारू गाय है जिसे बार बार दूध निकाला जाता है और ये ऐसी क्लास है जो सब कुछ चुपचाप एक्सेप्ट करने को मजबूर है। साल 2018-19 के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि नॉन सैलरीड टैक्स पेयर के कंपैरिजन में सैलरीड क्लास 3 टाइम्स ज्यादा टैक्स पे करता है। दोस्तों हमने सुना है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन जब बात आती है सैलरीड टैक्स पेयर्स की तो ऑनेस्टी पनिशेस। देखा जाए तो उनको उनकी ऑनेस्टी के लिए पेनलाइज किया जाता है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ सैलरीड टैक्स पेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं और उनके लिए पनिशमेंट और भी हैवी हो जाता है। टाइमली टैक्स पे करने वाले क्लास बिना किसी पेंशन, एम्प्लॉयमेंट गारंटी और बगैर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लगातार टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं, जो इनके लिए बिना किसी अल्टरनेटिव के एक फोर्स्ड चैरिटी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स के सैलरीड क्लास के होने के बावजूद भी उनकी सिचुएशन इंप्रूव क्यों नहीं हुई। देखिए, इसका जवाब हमें एक सर्वे में मिलता है जिसके मुताबिक सिर्फ 7% ऑफ टैक्स पेयर्स ही वोट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स नॉन टैक्स पेयर्स हैं, जबकि नॉर्वे में 100% वोटर्स टैक्स पेयर हैं, कनाडा में इनकी संख्या 95% और यूएस में 70% के आसपास है। यही कारण है कि टैक्सेस का ज्यादा से ज्यादा बर्डन इन नॉन वोटिंग सैलरीड क्लास के ऊपर डाल दिया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वोट बैंक वाली क्लासेस पर तो सरकारें भी टैक्स लगाने से पहले 2 बार सोचती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स ओवरबर्डन्ड हैं। अकेले पूरे देश की जिम्मेदारी मानो इन्हीं के कंधों पर डाल दी गई है। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसी भी होली काउज हैं जो टैक्स से बचे हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से हमारे फार्मर्स हैं। दोस्तों यहाँ पर हम मार्जिनल फार्मर्स को टैक्स पे करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको टैक्स स्लैब में लाने की जरूरत है। साल 2012 के आरटीआई रिप्लाई में ये बात पता चली थी कि 8 लाख फार्मर्स ने 0 टैक्स पे किया है, जबकि उनके एक साल की कमाई 1 करोड़ से ऊपर की थी। वहीं दूसरी हॉली काउ हमारे एमपीज हैं, जो अपनी सैलरी से लेकर उनके ऊपर टैक्स कितना लगाया जाए ये खुद तय करते हैं। देखा जाए तो वो न जाने कितने टैक्स फ्री पर्क्स को एंजॉय करते हैं और उनका इनकम भी सोर्स पर डिडक्ट नहीं होता, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉय का होता है। दोस्तों देखा जाए तो ये हमारे देश की एक विडंबना है कि जो कम कमाता है वो हैवी टैक्स पे करता है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड करोड़पति है वो बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं। ऐसे में अगर एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉय टैक्स की चोरी न करे तो क्या करे? आपको जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की टैक्स कंप्लायंस यानी कि स्वेच्छा से टैक्स देने की नियत सिर्फ 11.6% है। लेकिन क्या टैक्स की चोरी या फिर टैक्स इवेजन करना सही ऑप्शन है? आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, टैक्स पेयर को हमेशा यही लगता है कि टैक्स पे करना एक बर्डन है और वो टैक्स को मिनिमाइज या फिर अवॉइड करना चाहता है। देखा जाए तो इंडिया में टैक्स इवेजन की सबसे बड़ी वजह इसका टैक्स स्ट्रक्चर है। जीएसटी आने के बावजूद हमारे पास अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रैकेट्स में आते हैं। जीएसटी काउंसिल की हर मीटिंग के बाद प्रोडक्ट्स के स्लैब में थोड़ा बहुत चेंज होता है और दूसरा सिस्टम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो टैक्स इवेजन के लिए वन ऑफ द रीजंस में से एक है। दूसरा कारण है रेड टेपिज्म, जो कंप्लायंस को कम करती है। देखा जाए तो टैक्स क्रेडिट लेने में टाइम लग जाता है, जिससे बिजनेस की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। टैक्स को अवॉइड करने के लिए हाई रेट्स और प्रेशर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इनफॉर्मल इकोनॉमी है। दरअसल इनफॉर्मल इकोनॉमी होने की वजह से टैक्स लीकेज सबसे ज्यादा है। अब जहाँ एक और टैक्स इवेजन क्राइम है, वहीं दूसरी ओर देश में मिडिल क्लास टैक्सेस से ओवरबर्डन्ड है। ऐसे में क्या गवर्नमेंट को टैक्स लेना ही छोड़ देना चाहिए? आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, टैक्सेस ना लेना या फिर ना देना ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि बिना टैक्सेस के तो गवर्नमेंट रन ही नहीं कर पाएगी और ना ही 40% फ्लैट रेट लेना वाइबल अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति 5 लाख ईयरली अर्न करता है तो अगर उसके ऊपर फ्लैट 40% टैक्स लगा दिया जाए तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम सिर्फ 3 लाख ही बचेगी। ऐसे में उसे उसी 3 लाख से सारी चीजों को पूरा करना है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और होम। ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अपनाया है ताकि हर इनकम के लोग एटलीस्ट सर्वाइव कर सके। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद भी अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में आइए ये समझ लेते हैं कि कैसे हम इस सिस्टम को और बेहतर बनाएं और एक सॉल्यूशन निकालें ताकि टैक्स पेमेंट ना तो चैरिटी लगे और ना ही पनिशमेंट। दोस्तों, अगर हमने कुछ सोसाइटी से लिया है तो उसे वापस देना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम टैक्स के रूप में पे करते हैं।
ऐसे में टैक्स कंप्लायंस और ओवरऑल सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले जीएसटी रेट्स को नेशनलाइज करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर हमारे शर्ट पर जो बटन है उन पर 18% जीएसटी लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि शर्ट लग्जरी नहीं है बल्कि एक जरूरत है। दरअसल इससे फायदा होगा कि हर वर्ग के लोग जीएसटी रिजीम में इजिली टैक्स को पे कर पाएंगे और टैक्स की लीकेज भी कम होगी। साथ ही हमें अपने टैक्स सिस्टम को लीक प्रूफ भी करना होगा। दोस्तों, टैक्स सिस्टम को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की मदद से लीक को ट्रेस कर उसको रिजॉल्व करने का काम करना होगा। साथ ही गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स स्ट्रक्चर में लाना होगा। इसलिए गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगाना चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम ब्रैकेट में लाएगा, फिर चाहे वो मिनिमल टैक्स ही क्यों ना हो। इन सब के अलावा टैक्सेस के रूप में मिलने वाला रेवेन्यू कैसे यूज हो रहा है वो बताने के लिए गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ट्रांसफर करे, जिससे पब्लिक एनालाइज कर सके कि उनके पैसे कहां पर और कितने खर्च हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, टैक्स पेयर्स को अपने टैक्सेस की वर्थ समझ आएगी और वो टैक्स पे करने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। जब बात आती है कंप्लायंस की, तो हमारे देश में टैक्स कंप्लायंस वन ऑफ द लोवेस्ट है और इसको बढ़ाने के लिए हमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस की ओर ध्यान देना होगा। साथ ही टैक्स के रेट्स एक्सेसिव बर्डन न लगे, उसके लिए हमें टैक्स रेट में भी कमी लाने की जरूरत है, जो बाकी कंट्रीज की तुलना में भी ज्यादा है। सिर्फ 80% तक टैक्स रेट वाली कंपनी चाइना को छोड़कर। दोस्तों, इन सब के अलावा टैक्स कलेक्शन अभी भी बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है। ऐसे में हमें इसे भी एड्रेस करना होगा। देखा जाए तो टैक्स कलेक्शन इनएफिशिएंट है, क्योंकि कलेक्टेड टैक्सेस का अमाउंट लो है और यहाँ पर हमें काम करने की जरूरत है, ताकि हम टैक्स को आसानी से कलेक्ट कर सके और एफिशिएंसी को भी बढ़ा सके। दोस्तों, हमारे इस पूरे डिस्कशन से ये पता चलता है कि भारत के टैक्स सिस्टम और स्ट्रक्चर को इफेक्टिव करने की जरूरत है। पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेस के स्लैब थोड़े मॉडरेट हुए हैं, लेकिन उसे रैशनलाइज करने का भी और भी स्कोप है। दरअसल जब टैक्स कंप्लायंस और बेहतर होगा, तभी हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा और इन सब के बाद हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरह अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसे में हमने बहुत सारे चेंजेस तो जरूर किए हैं, बट देयर आर स्टिल माइल्स टू गो। दोस्तों, आज के हमारे इस टॉपिक पर आपके सजेशंस और आपके व्यूज क्या हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।